डीएसपी मौर्य की कार पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। डीएसपी मौर्य अपनी कार से नीचे उतरता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है। वो बिना किसी से बात किए सीधे अपने ऑफिस में जाता है और अपनी चेयर पर बैठ जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद इंस्पेक्टर, आओ बैठो। इंस्पेक्टर डोगरा अंदर आता है और डीएसपी मौर्य के सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। सर, आपको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता था आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ इंस्पेक्टर, दिव्या ने मुझे बताया तुमने उसकी कितनी मदद की। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है सर। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आप जितना फिट तो हमारे पूरे स्टेशन में और कोई नहीं है। वो सब छोड़ो इंस्पेक्टर, मुझे ये बताओ कि पिछले 4 दिनों में यहाँ क्या हुआ। सर, ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ, वही सब नॉर्मल चीजें। लेकिन जब आप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो कमिश्नर सर ने मुझे एक बार कॉल किया था। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपको थोड़ा आराम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो कुछ दिनों की छुट्टी भी ले सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है। मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ठीक है सर, फिर मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर डोगरा उस चेयर से उठता है और डीएसपी मौर्य के ऑफिस से बाहर जाने लगता है। इंस्पेक्टर। यस सर। अगर बाहर अंकुल दिखे तो उसे अंदर भेजना। यस सर। इंस्पेक्टर डोगरा वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाने के थोड़ी देर बाद कांस्टेबल अंकुल डीएसपी मौर्य के ऑफिस में आता है। सर, डोगरा सर ने कहा कि आपने मुझे बुलाया। हाँ अंकुल, आओ बैठो। अंकुल अंदर आता है और उसी जगह पर बैठ जाता है जहां थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर डोगरा बैठा हुआ था। सर, आप काफी परेशान लग रहे हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? और आप इतनी जल्दी स्टेशन कैसे आ गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं आपको घर छोड़कर आया था। मुझे लगा था कि आपको रेस्ट की जरूरत होगी। तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो अंकुल, एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई है। क्यों सर, अब क्या हो गया? दिव्या प्राची के साथ समर वेकेशंस में यहीं रत्नागिरी में रुकना चाहती है। क्या? लेकिन सर, उनका यहाँ रुकना बिल्कुल सेफ नहीं है। ये काफी खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है, लेकिन ये बात मैं दिव्या को कैसे समझाऊं? मैं उसे सब सच सच भी नहीं बता सकता। अगर मैंने उसे ये सब बता दिया तो वो काफी डर जाएगी और मुझे भी यहाँ नहीं रहने देगी। सर, आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। पहले ही तंत्रा एक बार आपके घर तक पहुंच चुकी है। अगर वो फिर से वहां गई तो काफी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मैं कोई तरीका सोचता हूँ, तुम अब जा सकते हो। और हाँ, मैंने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया था। बताइए सर, क्या काम है? तुम हॉस्पिटल जाओ और देख कर आओ कि अब संस्कार की हालत कैसी है, क्या उसे होश आया? यस सर। पैलेस में सब लोग लंच करने के बाद अपने अपने कमरों में जा रहे थे। सबके जाने के बाद हॉल में बस देव ही बचा था। देव चारों ओर देखता है, फिर वो वहां से उठकर अंजलि के कमरे की तरफ बढ़ता है। अंजलि, दरवाजा खोलो। 1 मिनट रुकना देव, मैं अभी आई। अंदर आओ देव। देव अंदर आता है और अंजलि के रूम में रखी एक चेयर पर बैठ जाता है। बताओ देव, क्या बात है? अंजलि, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ, पूछो ना। तुमने जब मुझे अपने उस सपने के बारे में बताया था तब तुमने कहा था कि तुमने उसमें एक गुफा देखी थी जहां उस अघोरी ने मंदाकिनी पर तंत्र किया था। हाँ देव, ये बिल्कुल सच है। क्या तुम मुझे उस गुफा में जाने का रास्ता बता सकती हो? देव की बात सुनकर अंजलि का चेहरा डर से भर जाता है। वो समझ जाती है कि देव ये क्यों पूछ रहा है। लेकिन तुम उस गुफा का रास्ता क्यों पूछ रहे हो देव? तुम्हें उससे क्या काम है? अंजलि, अगर हमें उस साए को हराना है तो हमें उसके पास्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डायरी के गुम हो जाने के बाद अब वो अघोरी ही उसके बारे में जानने का एक रास्ता है। शुभम और अक्षय ने भी बताया था कि उन्होंने जंगल की एक गुफा में ही किसी अघोरी को देखा था। मुझे यकीन है कि वो उसी गुफा की बात कर रहे थे। लेकिन देव, तुम्हें याद है ना, जब शुभम अकेले उस गुफा की तरफ गया था तो क्या हुआ था? उसकी जान जाते जाते बची थी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर फिर से कोई खतरा आए। तुम उसकी चिंता मत करो अंजलि, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मुझे उस गुफा में जाने का रास्ता बताओ। लेकिन देव, एक सपना देखकर मैं तुम्हें उसका रास्ता कैसे बता सकती हूँ? अगर वो गलत हुआ तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन वो कुआं ठीक उसी जगह था जहाँ पर तुमने अपने सपने में देखा था।
मुझे पूरा विश्वास है वो गुफा भी उसी जगह होगी। ठीक है, मैंने देखा था कि उस बेर के बगीचे वाली जगह से थोड़ी दूर पश्चिम की ओर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उससे थोड़ी दूर उस अघोरी की गुफा थी। ठीक है अंजलि, थैंक यू सो मच। देव अंजलि के रूम से बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। रुको देव, क्या हुआ अंजलि? मुझे अब भी ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं तुम्हें अकेले उस गुफा में नहीं जाने दूंगी। नहीं अंजलि, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता। मुझे ये काम अकेले ही करना होगा। मैं तुमसे मुझे ले जाने को नहीं कह रही देव। तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो? ये काम हम सबको मिलकर करना होगा। शुभम ने जो गलती की थी मैं तुम्हें उसे दोहराने नहीं दूंगी। इसके लिए हम सब मिलकर कोई प्लान बनाएंगे। लेकिन अंजलि। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती देव। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं खुद सबको सारी बात बता दूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन तुम इन सब के बारे में किसी से नहीं कहोगी। मैं खुद सबसे बात करूंगा। हम लोग 2 दिन बाद उस गुफा में जाएंगे, लेकिन तब तक ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। ठीक है देव, मैं इस बारे में किसी से नहीं कहूंगी। अंजलि की बात सुनकर देव उस कुर्सी से उठता है और उसके कमरे से बाहर चला जाता है। दोपहर हो चुकी थी। डीएसपी मौर्य पुलिस स्टेशन से बाहर निकलकर बाहर जा रहा था। तभी स्टेशन के बाहर उसे इंस्पेक्टर डोगरा मिल जाता है। आप अभी कहाँ जा रहे हैं सर? कहीं आप आज से ही तो काम पर नहीं लग गए? नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपने क्वार्टर जा रहा हूँ। दिव्या लंच के लिए मेरा वेट कर रही है। मैं तो कह ही रहा था सर कि आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। आप खामखा ही आज से ड्यूटी पर आ गए। ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं चलता हूँ। डीएसपी मौर्य अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर वो देखता है कि दिव्या प्राची के साथ बेडरूम में बैठी हुई थी। चलो भाई जल्दी लंच करते हैं, आज बड़ी जोर की भूख लग रही है। क्यों? आप तो बाहर खाना खाते हैं ना, फिर आज लंच करने घर कैसे आ गए? दिव्या तुम अब तक मुझसे नाराज हो, प्लीज समझने की कोशिश करो। मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारे और प्राची के लिए कहा। मैं हर हाल में तुम दोनों की सेफ्टी चाहता हूँ। ये जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। वैसे ही यहाँ के एमएलए से मेरी नहीं बनती। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाओ। जय, तुम जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्राची कब से तुम्हें मिस कर रही थी। एटलीस्ट हम लोग कुछ दिनों के लिए तो यहाँ रुक ही सकते हैं। पापा प्लीज मान जाओ ना, मुझे भी आपके साथ रहना है। ठीक है, तुम दोनों कुछ दिन तक यहाँ रुक सकते हो। क्या अब हम लोग लंच कर सकते हैं? हेलो, कौन? सर मैं आर्यन बोल रहा हूँ, गुरुजी का बेटा। हाँ आर्यन, बताओ क्या बात है? सर मेरे पापा की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था। मुझे पता चल गया है कि उनका मर्डर किसने किया है। Eight. जैसे ही डीएसपी मौर्य आर्यन से गुरुजी के मर्डर के बारे में सुनता है, वो बुरी तरह घबरा जाता है। डीएसपी मौर्य नहीं चाहता था कि किसी को भी गुरुजी की मौत का असली कारण पता चले, क्योंकि उनका सच छुपाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ डीएसपी मौर्य का ही था। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आर्यन तुम्हें पता तो है ना तुम क्या बोल रहे हो? डॉक्टर ने खुद मेरे सामने गुरुजी की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था। मुझे पता है सर, उसने मुझसे भी यही कहा था, लेकिन वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। पापा को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। उस रात उस हवेली में उनका मर्डर हुआ था। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है सर। मुझे इसके पीछे का सारा सच पता चल चुका है। आप यकीन नहीं करेंगे, पापा की जान किसने ली। ठीक है आर्यन,
तुम आज शाम को मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो, वहीं मुझे पूरी बात बताना। और ध्यान रखना, इस बारे में किसी को भी मत बताना। अगर तुम्हारी बात सच है तो इससे तुम्हें भी खतरा हो सकता है। ठीक है सर, मैं समझ गया। डीएसपी मौर्य फोन रखता है और वापस चेयर पर बैठ जाता है। क्या हुआ जय, तुम काफी परेशान लग रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काम का थोड़ा प्रेशर है और कुछ नहीं। डीएसपी मौर्य चेयर से उठता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। जय, तुम कहाँ जा रहे हो? पहले खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है दिव्या, तुम लोग खाना खाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हें बहुत भूख लग रही है। दिव्या प्लीज मेरी बात समझो, मुझे भी आराम की जरूरत है। डीएसपी मौर्य पीछे मुड़ता है और अपने कमरे में चला जाता है। उधर पैलेस में देव अपने रूम में अकेला एक चेयर पर बैठा हुआ था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोच रहा था। अंजलि से उस गुफा का रास्ता तो मैंने पूछ लिया, लेकिन वो जो कह रही है वैसा मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने वो डायरी नहीं घुमाई होती तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैं अपनी गलती के कारण हम सब की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। वैसे भी मैंने अंजलि से कह दिया है कि हम सब परसों उस जंगल में जाएंगे। मेरे पास अब भी कल का टाइम है। मैं कल रात ही सबसे छुपकर अकेले उस गुफा में जाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो अघोरी उस साए के बारे में जानने में जरूर मेरी मदद कर सकता है। शिल्पा और विक्की तो वैसे भी जल्दी अपने रूम में चले जाते हैं। मुझे बस किसी तरह शुभम और अक्षय से ये बात छुपानी होगी। पता नहीं वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे। शुभम और अक्षय अपने रूम में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अक्षय, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आखिर शिल्पा हमसे कुछ क्यों छुपाएगी? तू नहीं समझेगा शुभम, अगर तू वहाँ मेरे साथ होता तो तुझे भी सब समझ आता। आज सुबह शिल्पा का बिहेवियर काफी वियर्ड था। जब मैंने वो नॉवल अपने हाथ में ली तो वो ऐसे डर गई जैसे मैंने उसका कोई सीक्रेट देख लिया हो। वो जरूर हमसे कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आज शाम हम उसी से सारी बात पूछ लेंगे। ठीक है, दरवाजा खुला है। कमरे का दरवाजा खुलता है और शिल्पा अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए कमरे के अंदर आती है। यहाँ ऐसी क्या बात चल रही है जो तुम दोनों मेरे आते ही चुप हो गए? हम बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे शिल्पा। अक्षय को लगता है कि कुछ नहीं शिल्पा, मैं बस कह रहा था कि आजकल तुम काफी बुझी बुझी सी रहती हो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ अक्षय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस इस लाइफस्टाइल से थक चुकी हूँ। खैर वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें ये नॉवल देने आई थी। मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है, अब तुम इसे ले सकते हो। अक्षय शिल्पा से वो नॉवेल लेता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही वो उस नॉवेल को खोलता है वो देखता है कि उसका पहला पेज हटा हुआ है। लेकिन शिल्पा, तुम आज सुबह इसे मुझसे क्यों छुपा रही थी? अक्षय, वो मैंने इस नॉवल के फर्स्ट पेज पर कुछ बातें लिखी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसे पढ़ो। सॉरी अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो ऐसी बात है शिल्पा, तुम्हें मुझे तभी इसके बारे में बता देना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ है तो मैं तुमसे इतनी जिद नहीं करता। कोई बात नहीं अक्षय, अब तुम इसे पढ़ सकते हो। चलो तुम लोग आराम से बातें करो, अब मैं चलती हूँ। शिल्पा पीछे मुड़ती है और शुभम के रूम से बाहर निकलकर वहाँ से चली जाती है। देखा तूने, तू बेवजह ही शिल्पा पर शक कर रहा था। अब तू इस किताब को इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? क्या ये वो किताब नहीं है जो तूने आज सुबह शिल्पा के रूम में देखी थी? हाँ, ये वही बुक है, लेकिन मुझे ये काफी अजीब लग रही है। भाई, अब तू इसे रख दे और इस नॉवल के बारे में सोचना छोड़ दे। चल हम लोग प्ले स्टेशन पर कोई गेम खेलते हैं। शायद तू ठीक कह रहा है। अक्षय शिल्पा की नॉवेल को एक टेबल के ऊपर रख देता है और फिर वो दोनों कोई गेम खेलने लगते हैं। उधर शिल्पा उनके रूम से निकलकर वापस अपने कमरे में आती है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। शिल्पा अपना हाथ अलमारी के ऊपर डालती है और वहां से दुर्गावती की डायरी निकालती है, लेकिन अब वो डायरी पहले से अलग लग रही थी। उसका पुराना कवर
अब बदल चुका था। लगता है मेरा प्लान काम कर गया। अक्षय ने इस डायरी का सिर्फ कवर ही देखा था, इसलिए मैंने इसका कवर इस क्राइम नॉवल से बदल दिया। अक्षय की बात सुनकर लग रहा था जैसे उसे मेरी बात पर विश्वास हो गया है। अच्छा हुआ देव ने इसे नहीं देखा, वरना वो इसे फौरन पहचान लेता। अब इसे यहाँ रूम में रखना बिल्कुल सेफ नहीं है। मुझे इस डायरी के लिए कोई नई जगह ढूंढनी होगी। डीएसपी मौर्य बैठा कुछ सोच ही रहा था कि तभी दिव्या कमरे के अंदर आती है और उसके पास बैठ जाती है। जय, प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। मुझे पता है तुम जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हो। Eight. जैसे ही दिव्या की नजर उस खिलौने पर पड़ती है, वो प्राची के पास जाती है और खड़ी होकर उसे ध्यान से देखने लगती है। ये तो वही खिलौना है जिसे जय ने प्राची से छीनकर अंकुल को दे दिया था, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? जब मैं प्राची को यहाँ छोड़कर गई थी तब तो ये उसके पास नहीं था। शायद जय फिर से इसे प्राची के लिए ले आए होंगे। वैसे भी प्राची इसके लिए कितनी जिद कर रही थी। चलो, ये तो गहरी नींद में सो रही है, अब मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दिव्या धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद करती है और फिर दूसरे कमरे में चली जाती है। उधर डीएसपी मौर्य की कार पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर रुकती है। डीएसपी मौर्य कार पार्क करके स्टेशन के अंदर जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि इंस्पेक्टर डोगरा के ऑफिस में कोई भी नहीं था। स्टेशन में बस कांस्टेबल अंकुल और एक हेड कांस्टेबल था। डीएसपी मौर्य के अंदर जाते ही वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जय हिंद सर। अंकुल, बाकी सब लोग कहाँ हैं? इंस्पेक्टर डोगरा भी अपने ऑफिस में नहीं है। सर, मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन इंस्पेक्टर डोगरा को कोई कॉल आया था, फिर वो बहुत जल्दी में बाकी सबको लेकर यहाँ से निकल गए। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, बस मुझे और मानव दादा को यहीं स्टेशन में रुकने को कहा। ओके, तुम मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानव, अगर कोई भी आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। यस सर। डीएसपी मौर्य अपने ऑफिस में घुसता है। कांस्टेबल अंकुल भी उसके पीछे पीछे जाता है। बैठो अंकुल। क्या बात है सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अंकुल, एक नई प्रॉब्लम हो गई है। क्या तुम्हें
आर्यन याद है? आर्यन? हाँ सर, आप उस साधु के बेटे की बात कर रहे हैं ना, जो हमें उस दिन शमशान में मिला था? हाँ, शायद उसे गुरुजी की मौत के बारे में पता चल गया है। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बारे में तो बस उन हवेली के लोगों को ही पता था, और वो लोग किसी को बताकर खुद खतरे में क्यों पड़ना चाहेंगे? वो सब मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि उसे पता है गुरुजी की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था। उसने आज दोपहर में मुझे फोन किया था। मैंने उसे मिलने के लिए स्टेशन बुलाया है। तो क्या उसे भी तंत्रा और उस साई के बारे में पता चल चुका है? शायद हाँ, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होगा। सर, जरूर उस ऋषि ने उसे इन सब के बारे में बताया होगा। देव और उसके दोस्तों के अलावा बस वही है जिसे ये सब पता है। पता नहीं अंकुल, मुझे तो नहीं लगता ऋषि ऐसा कर सकता है। अब आर्यन ही हमें पूरी बात बताएगा। वो बस थोड़ी ही देर में आने वाला होगा। डीएसपी मौर्य और अंकुल वहीं बैठे आर्यन का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हेड कांस्टेबल मानव डीएसपी मौर्य के ऑफिस में आता है। सर, कोई आर्यन नाम का लड़का बाहर खड़ा है, कह रहा है आपने उसे मिलने बुलाया है। ठीक है, उसे अंदर भेज दो। कुछ ही सेकंड्स के बाद आर्यन ऑफिस के अंदर आता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आर्यन, प्लीज हैव अ सीट। अब बताओ, तुम फोन पर क्या कह रहे थे? सर, मेरे पापा की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई है, उनका मर्डर किया गया है। आर्यन, तुम्हें पता है ना ये कितना सीरियस एलिगेशन है? हाँ सर, मुझे अच्छी तरह पता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पापा मतलब गुरुजी को किसने मारा है? देव और उसके दोस्तों ने। आर्यन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं जानता हूँ आपके लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन यही सच है। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि ऋषि को ये सब पहले से मालूम था, लेकिन फिर भी उसने मुझे नहीं बताया। उसने मेरा ही नहीं, पापा का भरोसा भी तोड़ा है। मैंने खुद आज सुबह देव को ऋषि से बात करते हुए सुना है। आर्यन, मुझे पूरी बात शुरुआत से बताओ। आज सुबह क्या हुआ था? आज सुबह देव ऋषि से मिलने आश्रम आया था। ऋषि, ऋषि, क्या तुम यहाँ हो? देव की बात सुनकर ऋषि आश्रम से बाहर आता है। देव, आज तुम यहाँ कैसे? क्या मुझसे कोई काम है? ऋषि, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। चलो देव, अंदर कमरे में चलकर बात करते हैं। देव और ऋषि आश्रम के अंदर घुसते हैं और एक कुटिया के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। अब बताओ देव, ऐसी क्या बात है कि तुम्हें सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा? ऋषि, मैं तुम्हें संस्कार के बारे में बताने आया हूँ। क्या देव, संस्कार ठीक तो है ना? हाँ, संस्कार ठीक है, लेकिन कल रात किसी ने हॉस्पिटल में उसकी जान लेने की कोशिश की। ये तुम क्या कह रहे हो देव? कोई संस्कार को क्यों मारना चाहेगा? कौन था वो? क्या वो पकड़ा गया? नहीं ऋषि, हम उसे नहीं पकड़ पाए। वो एक लड़की थी। जब तक हम संस्कार के रूम में गए वो वहां से भाग चुकी थी। संस्कार के सीने पर भी ठीक वैसा ही घाव था जैसा हमने गुरुजी के सीने पर देखा था। जैसे किसी ने ठीक वैसे ही उसके सीने पर भी किसी खंजर से वार किया हो। तुम ये बताओ कि अब संस्कार कैसा है? उससे कुछ हुआ तो नहीं ना? संस्कार अब बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने बताया है कि उसे कल तक होश आ जाएगा। क्या मतलब होश आ जाएगा? संस्कार तो कोमा में है ना, फिर उसे होश कैसे आ सकता है? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है ऋषि। मुझे पता है ये काफी अजीब है, लेकिन पता नहीं कैसे जब संस्कार का ऑपरेशन हो रहा था तब वो कोमा से बाहर आ गया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? गुरुजी की मौत के बाद मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। एक के बाद एक इन सब चीजों का होना सही नहीं है। मुझे पता है ऋषि, मैं भी उनके जाने के बाद चैन से नहीं सोया हूँ। मेरी ही गलती की वजह से उनकी जान गई थी। अगर मैंने उस रात उन्हें पैलेस में नहीं बुलाया होता तो उनके साथ वो सब नहीं हुआ होता। संस्कार भी उसी वजह से हॉस्पिटल में है। पता नहीं मेरी वजह से और कितनी जाने जाएंगी। तुम ऐसा मत सोचो देव, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें क्या पता था वहाँ ऐसा कुछ होगा? खैर, वो सब छोड़ो। मैं तुम्हें बताना चाहता था संस्कार को जल्दी होश आ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि होश आने के बाद संस्कार हमारे साथ पैलेस में ही रहे। लेकिन देव, अगर वहाँ फिर से उसे कुछ हो गया तो?
तुम चिंता मत करो ऋषि। वैसे ही तुम सब यहाँ गुरुजी की अंतिम रस्मों को पूरा करने में लगे हुए हो। ऐसे में तुम संस्कार को पूरा टाइम नहीं दे पाओगे और हॉस्पिटल भी यहाँ से काफी दूर है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है देव, अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम संस्कार को पैलेस में रख सकते हो। अब मुझे जाना होगा, हवन का समय हो रहा है। देव और ऋषि उठते हैं और उस कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर वो देखते हैं कि आर्यन दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था। आर्यन भैया, आप यहाँ कब आए? बस अभी आया। देव की आवाज सुनी तो सोचा मिल लूं। तुम इतनी सुबह यहाँ कैसे देव? मैं बस ऋषि को संस्कार के बारे में बताने आया था। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। अब तो आप समझ सकते हैं सर, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देव ने खुद कहा कि उसकी वजह से पापा की मौत हुई और उनकी मौत सीने पर खंजर लगने की वजह से हुई थी, ना कि हार्ट अटैक के। देखो आर्यन, तुम्हारी बात के बेस पर मैं कोई डायरेक्ट एक्शन तो नहीं ले सकता, लेकिन गुरुजी के लिए मैं खुद इस मैटर को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुम्हें। डीएसपी मौर्य अपनी बात पूरी करता उससे पहले इंस्पेक्टर डोगरा तेजी से उसके ऑफिस के अंदर आता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर, तुम काफी परेशान लग रहे हो। सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। जंगल में आज एक और लाश मिली है। Eight. इंस्पेक्टर डोगरा की बात सुनकर वो तीनों अपनी बात भूल जाते हैं और हैरान नजरों से इंस्पेक्टर डोगरा को देखने लगते हैं। इस खबर से सबसे ज्यादा झटका डीएसपी मौर्य को लगता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालता है और आर्यन की तरफ देखकर कहता है, आर्यन, मैं तुम्हारी बात पर इन्वेस्टिगेट करूंगा। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है आई विल इन्फॉर्म यू। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम बस मेरी बात का ध्यान रखना, ये सब किसी और को मत बताना, इससे तुम खतरे में पड़ सकते हो। अंकुल, तुम आर्यन को बाहर तक छोड़ कर आओ। यस सर। कांस्टेबल अंकुल आर्यन को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर चला जाता है। अब डीएसपी मौर्य के ऑफिस में बस वो और इंस्पेक्टर डोगरा बचे थे। ये तुम क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? सर, 3 लोग शाम को 5 बजे जंगल में शराब पीने गए थे। शराब पीने के बाद वो लोग नशे में इधर उधर घूम रहे थे, तभी उन्हें एक लाश पड़ी हुई मिली और उन्होंने पुलिस हेल्पलाइन में कॉल किया। पहले तो हमारे स्टाफ को लगा कि वो लोग शराब पीकर हमसे मजाक कर रहे हैं, इसीलिए मैंने शर्मा जी को उनकी खबर लेने के लिए भेजा। लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वहाँ सच में एक औरत की लाश पड़ी हुई है। तो तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर, आप अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं, मुझे आज ही आपको परेशान करना ठीक नहीं लगा। तो अभी वो लाश कहाँ है? मैंने उसे ऑटोप्सी के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है। और वो लड़के? उन सबको मैं स्टेशन ले आया हूँ। तीनों बाहर बैठे चाय पी रहे हैं। क्या तुम्हारे पास उस डेड बॉडी का कोई फोटो है? हाँ सर, मेरे फोन में उसकी फोटो है। रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर डोगरा अपना फोन बाहर निकालता है और उस लाश की फोटो ओपन करके फोन डीएसपी मौर्य के हाथ में दे देता है। डीएसपी मौर्य उस फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगता है। सर, काफी यंग थी, देखने में 30 से 35 साल की लग रही थी। बॉडी को देखकर लग रहा था कि इसे मरे हुए 3-4 दिन हो चुके हैं। बॉडी पर कोई घाव या मारपीट का निशान? सर, बॉडी पर कोई घाव तो नहीं है, लेकिन गले पर निशान है। शायद गला दबाकर जान ली गई है। हैरानी की बात है कि 3 दिनों तक किसी जानवर ने भी इसकी लाश को नहीं खाया। क्या मीडिया तक बात पहुंच चुकी है? नहीं सर, अभी तक उन लड़कों ने इस बारे में और किसी को नहीं बताया है। ठीक है, उनसे कह दो इस बारे में किसी को भी ना बताएं। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही हम केस को पब्लिक करेंगे। बॉडी की फोटो मुझे शेयर करो और आसपास के
सारे पुलिस स्टेशंस में इन्फॉर्म कर दो। अगर कोई भी मिसिंग कंप्लेंट आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। कांस्टेबल अंकुल ऑफिस के दरवाजे के पास खड़ा डीएसपी मौर्य और इंस्पेक्टर डोगरा की सारी बातें सुन रहा था। अंकुल, ये फोटो देखो, क्या तुम इस औरत को जानते हो? कांस्टेबल अंकुल अंदर आता है और उस फोटो को ध्यान से देखता है। नहीं सर, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। फोटो में जो औरत दिख रही थी वो लाश और किसी की नहीं, सविता की थी, जो पैलेस में काम करती थी और पिछले कुछ दिनों से काम पर नहीं आई थी। पैलेस में शिल्पा अपने बेड पर बैठी हुई फोन चला रही थी। रानी दुर्गावती की डायरी उसके बगल में एक टेबल पर रखी हुई थी। अचानक उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। शिल्पा अपना फोन चार्ज पर चढ़ा रही होती है, तभी उसकी नजर उस डायरी पर पड़ती है। मैं सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हूँ। ये डायरी यहाँ रखी है और दरवाजा भी खुला हुआ है। मैं आज ही अक्षय से पकड़ाते पकड़ाते बची हूँ। मुझे इसे संभाल कर रखना चाहिए। अगर मैं इसी स्पीड से ये डायरी पढ़ती रही तो इसे पूरा पढ़ने में मुझे कई साल लग जाएंगे। शिल्पा अपने बेड से उठकर कमरे का दरवाजा बंद करती है और डायरी को आगे पढ़ने लगती है। राजा रुद्र प्रताप राजसभा से लौटकर संध्या को ढूंढते हुए सीधे रानी दुर्गावती के पास आते हैं। दुर्गा, मैं पूरा महल छान आया, लेकिन हमारी संध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेचारी कब से आपको ढूंढ रही थी। सबसे पूछ रही थी कि उसके बाबा ने इस बार उसके लिए क्या तोहफा मंगाया है। कहीं तुमने उसे बता तो नहीं दिया? मैंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे मंदाकिनी के बारे में नहीं पता। मुझसे रूठ कर संध्या उसी के पास गई थी। वो देखिए, मंदाकिनी इधर ही आ रही है। आप उसी से पूछ लीजिए। क्यों मंदाकिनी? रानी दुर्गावती बता रही हैं कि तुमने हमारे मना करने के बाद भी संध्या को सब कुछ बता दिया। जब आपने मना किया है तो मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। मैंने संध्या को कुछ नहीं बताया। आज पहली बार वो मुझसे रूठ कर गई है। लेकिन वो गई कहाँ है? मैंने उसे पूरे महल में देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर में पूजा का समय भी हो जाएगा। बेचारी कब से आपका इंतजार कर रही थी। जब आप नहीं आए तो वो अपने दोस्तों से मिलने चली गई। मैंने उसे जल्दी आने को कह दिया था। वो थोड़ी देर में आती ही होगी। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप लोग भी जल्दी तैयार हो जाइए। संध्या आए तो उसे सीधे मंदिर लेकर आइएगा। उससे कहना मैं वहीं उसका इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर राजा रुद्र प्रताप वहां से अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानी दुर्गावती और मंदाकिनी संध्या को लेकर मंदिर में जाते हैं। जाकर वो लोग देखते हैं कि वहां हवन की तैयारियां हो रही थी। राजा रुद्र प्रताप पहले से ही वहां पहुंच चुके थे और मंदिर के पुजारी से कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही संध्या की नजर राजा रुद्र प्रताप पर पड़ती है, वो भागती हुई उनके पास जाती है। संध्या को वहां देखकर राजा रुद्र प्रताप भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। मैंने राजसभा से वापस आने के बाद तुम्हें पूरे महल में ढूंढा, तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैं भी काफी समय से आपका इंतजार कर रही थी। जब आप नहीं आए तो मैं अपने दोस्तों के पास चली गई। आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि इस बार आपने हमारे लिए क्या तोहफा मंगाया है। ना माँ बता रही हैं और ना मंदाकिनी मौसी। अच्छा, तो इसीलिए तुम भागी भागी मेरे पास आई हो। थोड़ी देर और इंतजार करो, हवन बस शुरू ही होने वाला है। फिर मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा नहीं, उसे सीधे तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। नहीं बाबा, मैं अब और नहीं रुक सकती। मुझे अभी उसे देखना है। संध्या, इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। अब तुम 16 साल की हो गई हो। यज्ञ बस शुरू होने ही वाला है। ठीक है पंडित जी, आप दोनों बात करिए, तब तक मैं देवी माँ के दर्शन करके आती हूँ। संध्या वहां से चली जाती है और राजा रुद्र प्रताप फिर से मंदिर के पुजारी के साथ बातें करने लगते हैं। महाराज, संध्या अब बहुत समझदार हो गई है। ये अब वो पुरानी नटखट संध्या नहीं रही। आपका फैसला पूरी तरह सही है। उसकी शादी के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। पंडित जी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है? हाँ महाराज, मैंने संध्या की कुंडली अच्छी तरह देख ली। अगले 6 महीनों का समय उसके लिए ठीक नहीं है। 6 महीने बाद दुर्गाष्टमी का दिन बहुत शुभ है। मेरे अनुसार आपको तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो मैं जरूर ऐसा ही करूंगा। दुर्गाष्टमी के दिन मैं पूरे धूमधाम से संध्या की शादी करूंगा। शिल्पा आगे पढ़ ही रही थी, अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और उसका ध्यान डायरी से हटकर अपने फोन पर जाता है। ये शुभम मुझे अभी क्यों फोन कर रहा है? अभी तो डिनर में काफी टाइम है। क्या हुआ शुभम, तुमने अभी कॉल क्यों किया है? शिल्पा, तुम अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अपने रूम में बैठी हूँ।
लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? देव सबको नीचे बुला रहा है, उससे हमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। पता नहीं अब देव को सबसे क्या बात करनी है। शिल्पा जल्दबाजी में डायरी को अलमारी के ऊपर रखती है और फिर अपने कमरे की लाइट्स बंद करके कमरे से बाहर चली जाती है। शिल्पा सीढ़ियों से उतरकर नीचे हॉल में जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि देव, शुभम, अक्षय और अंजलि पहले से ही वहां बैठे हुए थे। आओ शिल्पा, बैठो। क्या हुआ देव, तुम्हें हमसे क्या बात करनी है? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ बिल्कुल ठीक है शिल्पा। मैंने तुम सबको संस्कार के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाया है। अंजलि, विक्की कहीं दिखाई नहीं दे रहा? विक्की अपने रूम में है, उसके सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए वो नहीं आया। ठीक है, मैं बता रहा था कि संस्कार की कंडीशन अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। उसे कल तक होश आ जाएगा। गुरुजी की मौत के बाद आश्रम में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि संस्कार को डिस्चार्ज मिलने के बाद हम उसे यहीं पैलेस में रखें। देव की बात सुनकर वहां सभी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। देव, तुम्हें याद है ना, संस्कार उस रात यही था, इसीलिए आज उसकी ये हालत है। तुम्हें लगता है ऐसी हालत में उसका यहाँ रुकना सेफ होगा? ऑलरेडी उस पर हॉस्पिटल में अटैक हो चुका है। इसीलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। हॉस्पिटल उसके लिए सेफ नहीं है। मैं नहीं चाहता कि संस्कार अब और हॉस्पिटल में रहे। मैं मानता हूँ यहाँ भी थोड़ा रिस्क है, लेकिन कम से कम यहाँ वो हम सबके बीच रहेगा। वैसे भी दिन में एक नर्स उसके साथ रहेगी और रात को मैं, शुभम और अक्षय में से कोई एक उसके रूम में सो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुम भी बता सकते हो। देव, मुझे नहीं लगता इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आफ्टर ऑल, संस्कार यहाँ गुरुजी के साथ हमारी मदद करने ही आया था। अब हमें भी जरूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। हाँ देव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अक्षय बिना कुछ कहे देव को देखते हुए कुछ सोच रहा था। क्या हुआ अक्षय, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मुझे भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने यही पूछने के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया था। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम सब डिनर करेंगे। देव चेयर से उठता है और बेसिन की तरफ जाने लगता है। तभी अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। ये क्या, डीएसपी अभी मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? लगता है संस्कार के बारे में कोई अपडेट है। गुड इवनिंग सर, आपने अभी कैसे कॉल किया? क्या संस्कार को होश आ गया? नहीं देव, संस्कार को तो होश नहीं आया है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम जरूर आ गई है। क्यों सर, अब क्या हो गया? क्या तुम आज सुबह उस साधु के आश्रम गए थे जिसकी उस रात को पैलेस में मौत हुई थी? हाँ सर, लेकिन ये बात आपको कैसे पता है? थोड़ी देर पहले उस साधु का बेटा आर्यन मुझसे मिलने आया था। उसने वहाँ तुम्हारे और ऋषि के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। वो जान गया है कि साधु की मौत हार्ट अटैक से नहीं, सीने पर खंजर लगने की वजह से हुई है। सर, तो क्या उसे तंत्रा और साई के बारे में भी सब पता चल गया है? नहीं, उससे भी बुरा, उसे लगता है कि उसके पापा को मारने के पीछे तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का हाथ है। अभी तो मैंने उसे किसी तरह समझा दिया है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक चुप नहीं बैठेगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अगर ये बात बाहर आई तो तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है। क्या हुआ देव, क्या कहा डीएसपी ने? क्या संस्कार को होश आ गया? नहीं शुभम, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम?
आज सुबह मैं ऋषि को संस्कार के बारे में बताने आश्रम गया था। जब मैं और ऋषि बात कर रहे थे तो आर्यन ने कमरे के बाहर से हमारी बातें सुन ली। वो जान चुका है कि गुरुजी की मौत सीने में खंजर लगने की वजह से हुई थी और उसे लगता है कि उन्हें मारने के पीछे हम सबका हाथ है। लेकिन देव, भला हम गुरुजी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो यहाँ हमारी मदद करने आए थे। तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन ये बात आर्यन नहीं जानता। वैसे भी गुरुजी की मौत अब तक हम सब के लिए एक पहेली बनी हुई है। होश आने के बाद संस्कार ही हमें उस रात की सच्चाई बता सकता है। काव्या किचन के दरवाजे के पास खड़ी ध्यान से देव और बाकी सबकी सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही उनकी बातें खत्म होती हैं, काव्या चुपके से किचन के अंदर चली जाती है। काव्या, यहाँ आना। देव की आवाज सुनकर काव्या किचन से बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी उसके पास हॉल में आती है। भैया, आपने मुझे आवाज दी? काव्या, खाना रेडी होने में अभी और कितना टाइम लगेगा? खाना तो बन गया है भैया, मैं तो बस आप सबके बैठने का इंतजार कर रही हूँ। आप लोग बैठिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सब खाना खुद निकाल लेंगे। ऑलरेडी काफी लेट हो गया है। अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है भैया, मेरा घर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना और अपने घर के लिए भी खाना पैक करके ले जाना। देव की बात मानकर काव्या अपना सामान पकड़ के पैलेस से अपने घर के लिए निकल जाती है। वो दरवाजे तक ही पहुंच पाती है कि पीछे से देव की आवाज आती है। काव्या, क्या सविता दीदी अब तक अपने गांव से वापस नहीं आई? उन्हें यहाँ से गए हुए काफी टाइम हो चुका है। देव की बात सुनकर काव्या के चेहरे पर शिकन आ जाती है। सविता दीदी ने बताया तो नहीं है कि वो कब तक वापस आएंगी, लेकिन वो अब तक तो वापस नहीं आई हैं, वरना मुझे बता दिया होता। और वो अपने साथ मोबाइल भी लेकर नहीं गई हैं, वरना हम उन्हें फोन करके पूछ लेते। तुम एक काम करो, मुझे उनके घर का पता बता दो, मैं उनके घर जाकर पूछ लूंगा। मुझे नहीं लगता उसका कोई फायदा है। उनके पति की मौत के बाद सविता दीदी अपने घर में अकेली ही रहती हैं। अभी उनके घर में कोई नहीं होगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उस इलाके के कुछ लोगों को जानती हूँ। मैं उनसे सविता दीदी के बारे में पूछकर आपको बताती हूँ। अपनी बात पूरी करके काव्या पैलेस से बाहर निकलती है और वहाँ से अपने घर की तरफ चली जाती है। काव्या के जाने के बाद सब लोग एक साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। डीएसपी मौर्य और दिव्या उनके घर के अंदर किचन में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। लगता है अंकुल आ गया। जय, तुम जाकर दरवाजा खोलो, मैं ये सब क्लीन कर देती हूँ। ठीक है। डीएसपी मौर्य किचन से निकलकर दरवाजे के पास जाता है और घर का दरवाजा खुलता है। उसके सामने अंकुल खड़ा हुआ था। उसने फॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथ में एक गिफ्ट था। आओ अंकुल, अंदर आओ। मैं और दिव्या कब से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। और ये क्या, तुम तो ऐसे तैयार होकर आए हो जैसे किसी पार्टी में आए हो। डीएसपी मौर्य की बात सुनकर अंकुल को भी अपना पहनावा थोड़ा अजीब लगने लगता है और वो शर्मा कर अपना सिर नीचे झुका लेता है। सर, मुझे लगा कि अरे तुम तो शर्माने लगे। डोंट वरी अंकुल, आई एम जस्ट किडिंग। डीएसपी मौर्य अंकुल को घर के अंदर लाता है और दोनों हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। दिव्या किचन से निकलकर हॉल में आती है और अंकुल को देखने लगती है। अंकुल, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या तुम कोई गिफ्ट लाए हो? यस मैम। अंकुल, तुम ऑलरेडी हमारी बहुत मदद कर चुके हो, तुम्हें गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। सॉरी मैम, लेकिन ये गिफ्ट आप लोगों के लिए नहीं, प्राची के लिए है। उस दिन जब मैंने सर के कहने पर उससे वो टॉय लिया था, तब वो काफी उदास हो गई थी, इसलिए मैं उसके लिए दूसरा टॉय लेकर आया हूँ। लेकिन उस टॉय को तो जय वापस ले आए हैं। मैंने आज ही प्राची के पास वो टॉय देखा। दिव्या की बात सुनकर डीएसपी मौर्य और अंकुल के चेहरे हैरानी से भर जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो दिव्या? मैं उसे वापस क्यों लूंगा? वो टॉय तो हमारे पुलिस स्टेशन में रखा हुआ है। मैम, प्राची अभी कहाँ है? अंदर रूम में सो रही है। डीएसपी मौर्य फौरन सोफे से उठकर प्राची के रूम में जाता है। अंदर जाते ही डीएसपी मौर्य की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था।
प्राची को अपने कमरे में ना देखकर डीएसपी मौर्य बुरी तरह घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। डीएसपी मौर्य कुछ कहता उससे पहले दिव्या और अंकुल भी हॉल से उठकर वहां आ जाते हैं। क्या हुआ जय, तुम ऐसे भागकर क्यों आ गए? दिव्या, प्राची यहाँ नहीं है। जैसे ही दिव्या डीएसपी मौर्य की बात सुनती है, उसकी नजर कमरे में रखे बेड के ऊपर जाती है। बेड पर बस वो चादर रखी थी जो प्राची ने थोड़ी देर पहले ओढ़ रखी थी। प्राची को वहां ना देखकर दिव्या बहुत डर जाती है। डर के मारे उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। दिव्या फौरन भागकर कमरे के अंदर आती है और प्राची को सब तरफ ढूंढने लगती है। प्राची, प्राची तुम कहाँ हो? जय, जय प्राची कहाँ चली गई? मैं थोड़ी देर पहले ही देख कर गई थी। प्राची यही सोई हुई थी, उसने यही ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। अंकुल, तुम बाहर जाकर देखो, मैं और दिव्या घर के अंदर देखते हैं। यस सर। कांस्टेबल अंकुल भागकर घर से बाहर चला जाता है। अंकुल के जाते ही डीएसपी मौर्य और दिव्या घर में सब तरफ प्राची को ढूंढने लगते हैं। जय, प्राची कहीं नहीं दिख रही है। मैंने सब तरफ अच्छी तरह देख लिया। क्या तुमने बेड के नीचे चेक किया? हाँ जय, मैंने सब तरफ चेक कर लिया। बेड के नीचे, पर्दों के पीछे और छत पर भी देख लिया। प्राची कहीं भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है जय। चिंता मत करो दिव्या, प्राची जरूर यहीं कहीं होगी। वो घर के अंदर नहीं है जय। हम पूरा घर अच्छी तरह चेक कर चुके हैं। हाँ, हमने स्टोर रूम चेक नहीं किया है। दिव्या फौरन पीछे मुड़ती है और स्टोर रूम की तरफ भागती है। उस रात स्टोर रूम में जो डीएसपी मौर्य के साथ हुआ था, उसे वो अब तक भुला नहीं पाया था। जैसे ही डीएसपी मौर्य दिव्या को वहां जाते हुए देखता है, उसे फिर से प्राची का वही कटा हुआ चेहरा याद आ जाता है। दिव्या, वहीं रुक जाओ, तुम यहीं बाहर रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। डीएसपी मौर्य दिव्या के आगे जाता है और स्टोर रूम का दरवाजा अनलॉक करता है। डीएसपी मौर्य दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि बाहर से अंकुल के चिल्लाने की आवाज आती है। सर, मुझे प्राची मिल गई, वो यहाँ बाहर गार्डन में है। अंकुल की बात सुनते ही डीएसपी मौर्य स्टोर रूम का दरवाजा वापस लॉक कर देता है और वो दोनों भागते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। नीचे जाकर वो लोग देखते हैं कि प्राची गार्डन में बैठी हुई थी। उसके सामने एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला खड़ा था और प्राची अपने हाथों से उसकी पीठ सहला रही थी। सर, प्राची घर के पीछे इस पपी के साथ खेल रही थी। दिव्या फौरन प्राची के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। मम्मा, ये डॉगी कितना क्यूट है। क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? बेटा, मैं तो तुम्हें रूम में सुलाकर गई थी, फिर तुम यहाँ कैसे आई? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बेड से उठकर विंडो से बाहर देख रही थी। तभी मुझे ये छोटा सा डॉगी दिखा और मैं रूम से निकलकर यहाँ आ गई। लेकिन बेटा, तुम्हें ऐसे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता है मम्मा और पापा कितना डर गए थे। सॉरी मम्मा, मैं अब से आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी। इट्स नॉट ओके प्राची, मैंने कल ही तुम्हें समझाया था। तुम्हें पता है यहाँ रात को ऐसे अकेले बाहर निकलना कितना डेंजरस हो सकता है। तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने तुम दोनों को यहाँ रुकने दिया, वरना मैं कल ही तुम्हें वापस मुंबई भेजने वाला था। डीएसपी मौर्य के ऐसे गुस्से से बात करने पर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बुरी तरह रोने लगती है। जय, तुम्हें प्राची को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। इसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है। ये बस इस पपी को देखकर घर से बाहर आ गई। दिव्या, अब तुम प्राची की साइड मत लो। तुम्हारे लाड़ प्यार और लापरवाही के कारण ही ये ऐसा करती है। दिव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ सेकंड तक डीएसपी मौर्य को घूर कर देखती है और फिर बिना कुछ कहे प्राची को लेकर घर के अंदर चली जाती है। दिव्या के जाने के बाद वहां बस डीएसपी मौर्य और अंकुल बच जाते हैं। सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे भी लगता है कि आपको प्राची और दिव्या मैडम को ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। मुझे पता है प्राची का ऐसे बाहर निकलना कितना रिस्की है और आप कितना डर गए थे, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है इस बात का उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। हाँ अंकुल, तुम सही कह रहे हो। प्राची को घर में ना देखकर मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था, इसलिए मैंने उन दोनों को इतना डांट दिया। मैं आज ही उन दोनों से बात करूंगा। चलो पहले चलकर खाना खाते हैं, फिर इस बारे में बात करेंगे। डीएसपी मौर्य और अंकुल वापस घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद अंकुल डिनर करके वहां से वापस अपने घर के लिए निकल जाता है। अंकुल के जाने के बाद डीएसपी मौर्य उस रूम में जाता है जहां दिव्या और प्राची थे। अंदर जाकर वो भी उनके पास बेड पर बैठ जाता है। प्राची, क्या तुम अब भी पापा से गुस्सा हो? प्राची डीएसपी मौर्य की बात का कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप उसे देखती रहती है। बेटा, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, मैं बस बहुत डर गया था। तुम्हें पता है पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं। सॉरी पापा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि
उन्होंने फिर से तुम्हारे पास वही टॉय देखा जो मैंने तुमसे लिया था? नहीं पापा, मेरे पास तो कोई टॉय नहीं है। ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और इस बार बिना बताए कहीं बाहर मत जाना। दिव्या, तुम प्लीज थोड़ी देर बाहर आना। डीएसपी मौर्य उस रूम से बाहर निकलकर हॉल में चला जाता है। दिव्या भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल जाती है। दिव्या, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था, मैं बस बहुत घबरा गया था। जय, पता नहीं यहाँ आकर तुम्हें क्या हो गया है। तुम पहले से बहुत बदल गए हो। तुमने आज से पहले कभी प्राची को ऐसे नहीं डांटा। यहाँ आने के बाद तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। पहले तुम हॉस्पिटल में डर गए, फिर तुमने प्राची से वो टॉय छीन लिया, और अब ये सब। अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो जय। दिव्या, मैं कह रहा हूँ ना, आई एम सॉरी। और तुम तो कह रही थी तुमने वो खिलौना प्राची के पास देखा था, लेकिन प्राची तो कह रही है उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं जय, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है दोपहर में प्राची अपने रूम में सो रही थी और उसके हाथ में वही खिलौना था जो तुमने उस दिन उससे लिया था। चलो कोई बात नहीं, मैं कल स्टेशन जाकर चेक कर लूंगा। अब तुम प्राची के पास जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। दिव्या वापस प्राची के पास चली जाती है और डीएसपी मौर्य अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगता है। उधर पैलेस में सब लोग डिनर करके हॉल में ही बैठे हुए थे। देव, मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग आर्यन को सब कुछ कैसे समझाएंगे? क्या हमें उसे सब सच सच बता देना चाहिए? नहीं शुभम, अगर हमने ऐसे अचानक उसे सब बता दिया तो वो कभी हमारी बात पर भरोसा नहीं करेगा और हम पर उसका शक और भी बढ़ जाएगा। हमें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन देव, अगर उसने ये बात किसी और को बता दी तो हमारे लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। डीएसपी मौर्य ने उसे किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर दिया है। दोस्तों, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। शिल्पा वहां से उठकर वापस अपने रूम में चली जाती है। अंदर जाकर वो लाइट्स ऑन करती है और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। शिल्पा दुर्गावती की डायरी निकालने के लिए अपना हाथ अलमारी के ऊपर बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाती है उसकी आंखें घबराहट से भर जाती हैं। रानी दुर्गावती की डायरी वहां नहीं थी जहां शिल्पा उसे रख कर गई थी। कोई उसे वहां से ले जा चुका था। जैसे ही शिल्पा देखती है कि वो डायरी अपनी जगह पर नहीं है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो डायरी यहीं पर रखी थी। शिल्पा रूम में रखी चेयर को खींचते हुए अलमारी के पास लाती है और उस पर चढ़कर अलमारी के ऊपर देखने लगती है। शिल्पा अच्छी तरह देखती है, लेकिन वो डायरी अब वहां नहीं थी। शिल्पा कुर्सी से नीचे उतरती है और उस डायरी को अपने पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। वो झुककर अपने बेड के नीचे देख रही थी, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। शिल्पा, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई सामान गुम गया है? अंजलि की आवाज सुनकर दिव्या जल्दी से बेड के नीचे से बाहर आती है और उठकर खड़ी हो जाती है। हाँ अंजलि, वो मेरी एक ईयरिंग निकलकर कहीं गिर गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। शिल्पा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं अंजलि, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पूरा रूम अच्छी तरह देख लिया, मुझे नहीं लगता वो इस रूम में है। शायद वो बाहर कहीं गिर गई होगी, अगर किसी को मिलेगी तो वो मुझे दे देगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या मुझसे कोई काम है? मैं तो अपने रूम में जा रही थी, अंदर से कुछ आवाजें आई तो सोचा एक बार देख लूं। हाँ, वो मैं अपनी इयररिंग ढूंढने के लिए ये सब सामान खिसका रही थी। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, हम उसे कल ढूंढ लेंगे। मैं भी अपने रूम में जाती हूँ, गुड नाइट। अंजलि वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद शिल्पा रूम का दरवाजा बंद करती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। ये कैसे हो सकता है?
मैं तो अपने रूम का डोर लॉक कर कर गई थी। फिर वो डायरी यहाँ से कौन ले जा सकता है? सब लोग तो वहीं नीचे ही बैठे थे, बस विकी वहाँ नहीं था। जरूर विकी ने ही यहाँ से दुर्गावती की वो डायरी निकाली होगी। सब लोग हॉल से अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अब वहां बस देव और अक्षय ही बचे थे। जैसे ही देव अपने कमरे में जाने के लिए उठता है, उसे पीछे से अक्षय की आवाज आती है। देव, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। मुझे पता है तू जरूर संस्कार के बारे में पूछना चाहता है। हाँ, लेकिन तुझे ये कैसे पता? जब मैं तुम सबको उसके यहाँ रुकने के बारे में बता रहा था, मैं तभी तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है। बता, क्या बात है? तुझे अच्छी तरह पता है कि संस्कार का यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी तू उसे यहाँ रोकना चाहता है। मैं जानता हूँ इसके पीछे तेरी कोई ना कोई वजह जरूर है। हाँ अक्षय, तूने सही कहा। मैं संस्कार को पैलेस में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि वही एक आदमी है जो सच जानने में मेरी मदद कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि फिर से उस पर कोई खतरा आए, और अगर हमने उसे आश्रम में रख दिया तो आर्यन जरूर उससे उस रात के बारे में जानने की कोशिश करेगा। देव, तू किस सच की बात कर रहा है? गुरुजी की मौत का सच। लेकिन हम तो पहले ही सीसीटीवी फुटेज देख चुके हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तंत्रा ने ही गुरुजी की जान ली है। नहीं अक्षय, बात इतनी भी सीधी नहीं है। तंत्रा तो क्या, कोई भी आत्मा गुरुजी के पास नहीं जा सकती थी। कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है। मुझे लगता है गुरुजी को मारने में जरूर किसी इंसान ने उसकी मदद की है, और हॉस्पिटल में संस्कार के ऊपर अटैक से मेरा ये शक और भी बढ़ गया है। तू कह रहा है कि तूने हॉस्पिटल में जिस औरत को संस्कार के रूम में जाते हुए देखा था, उसी ने गुरुजी की जान लेने में तंत्रा की मदद की है? हाँ, इसीलिए हमें किसी भी तरह उस औरत का पता लगाकर उसे पकड़ना होगा। पता नहीं अभी वो कहाँ होगी। रात के समय जंगल पूरी तरह सुनसान था। चांद की रोशनी पेड़ के पत्तों से छनकर जमीन पर आ रही थी। इस सन्नाटे में जंगल में किसी के कदमों की आहट की आवाज आ रही थी। काव्या आधी रात को जंगल से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। मैं अब ये सब और नहीं कर सकती। उसे खबर पहुंचाने तक तो ठीक था, लेकिन उसके कारण अब मैं भी एक कातिल बन गई हूँ। अब मैं उसकी और कोई बात नहीं मानूंगी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर उसे गुस्सा आ गया तो मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। काव्या ये सब सोचते हुए जंगल से निकलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। पैलेस में देव अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। मैं थोड़ी देर में यहाँ से जंगल के लिए निकल जाऊंगा। आज मैं उस अघोरी से साए के बारे में सब कुछ जानकर रहूंगा। देव काफी देर तक अपने कमरे में बैठा सबके सोने का इंतजार करता रहता है। लगभग 1 घंटे के बाद पैलेस में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सारे कमरों की लाइट्स बंद हो जाती हैं। बस देव के रूम से रोशनी आ रही थी। अचानक देव के कमरे का दरवाजा खुलता है और देव चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलता है। देव सब तरफ देखते हुए दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पैलेस के दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजा खुलने ही वाला था कि उसे फिर से किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जो देव ने कुछ दिनों पहले सुनी थी जब उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देव पीछे मुड़ता है और उस आवाज की दिशा में देखकर बोलता है, कौन है? डरो मत देव, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से राज हैं जिनके बारे में तुम अभी नहीं जानते। ये कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पुरानी है। जब तक तुम उस साए के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। मुझे पता है, इसीलिए मैं जंगल में उस अघोरी से मिलने जा रहा हूँ। वही मुझे उस साए के बारे में सब बता सकता है। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन ये उससे मिलने का सही समय नहीं है।
अगर तुम अभी उस जंगल में गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तुम्हें मेरी जान की इतनी फिक्र क्यों है? आखिर तुम हो कौन? अभी मेरे बारे में ना जानना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बता सकती तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ऐसे ही बिना कुछ किए इंतजार करता रहूं? अब तो मेरे पास वो डायरी भी नहीं है जिससे मैं उस साए के बारे में कुछ जान सकता था। चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे आओ। पैलेस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। देव बिना कुछ कहे उस आवाज का पीछा करने लगता है। चलते चलते देव उस बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां कुछ दिनों पहले उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देखते ही देखते बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो पायल की आवाज अंदर जाने लगती है। देव भी उस आवाज के पीछे पीछे बेसमेंट की तरफ जाता है। अंदर जाते ही पायल की आवाज आनी बंद हो जाती है। यहाँ तो मुझे वो डायरी मिली थी, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। उस संदूक को फिर से खोलो। देव आगे बढ़ता है और बेसमेंट में रखे संदूक को खोलता है। संदूक के अंदर देखकर हैरानी से देव की आंखें फैल जाती हैं। दुर्गावती की वो डायरी संदूक के अंदर ही रखी थी और उसका कवर भी वापस पहले जैसा हो गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अच्छी तरह देखा था, ये डायरी यहाँ नहीं थी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। डायरी के नीचे कुछ और भी है, उसे बाहर निकालो। डायरी के नीचे कोई बड़ी सी चीज लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई रखी थी। देव उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटाता है। वो बड़ी सी चीज कुछ और नहीं, एक बहुत पुरानी पेंटिंग थी जिस पर एक सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। जैसे ही शिल्पा देखती है कि वो डायरी अपनी जगह पर नहीं है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो डायरी यहीं पर रखी थी। शिल्पा रूम में रखी चेयर को खींचते हुए अलमारी के पास लाती है और उस पर चढ़कर अलमारी के ऊपर देखने लगती है। शिल्पा अच्छी तरह देखती है लेकिन वो डायरी अब वहां नहीं थी। शिल्पा कुर्सी से नीचे उतरती है और उस डायरी को अपने पूरे कमरे में ढूंढने लगती है। वो झुककर अपने बेड के नीचे देख रही थी, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। शिल्पा, तुम बेड के नीचे क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा कोई सामान गुम गया है? अंजलि की आवाज सुनकर दिव्या जल्दी से बेड के नीचे से बाहर आती है और उठकर खड़ी हो जाती है। हाँ अंजलि, वो मेरी एक इयररिंग निकलकर कहीं गिर गई है, मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। शिल्पा, तुम थोड़ी देर बैठ जाओ, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं अंजलि, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पूरा रूम अच्छी तरह देख लिया, मुझे नहीं लगता वो इस रूम में है। शायद वो बाहर कहीं गिर गई होगी, अगर किसी को मिलेगी तो वो मुझे दे देगा। वैसे तुम यहाँ क्यों आई थी? क्या मुझसे कोई काम है? मैं तो अपने रूम में जा रही थी, अंदर से कुछ आवाजें आई तो सोचा एक बार देख लूं। हाँ, वो मैं अपनी इयररिंग ढूंढने के लिए ये सब सामान खिसका रही थी। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, हम उसे कल ढूंढ लेंगे। मैं भी अपने रूम में जाती हूँ, गुड नाइट। अंजलि वहाँ से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि के जाने के बाद शिल्पा रूम का दरवाजा बंद करती है और अपने बेड पर बैठ जाती है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने रूम का डोर लॉक कर गई थी, फिर वो डायरी यहाँ से कौन ले जा सकता है? सब लोग तो वहीं नीचे ही बैठे थे, बस विकी वहाँ नहीं था। जरूर विकी ने ही यहाँ से दुर्गावती की वो डायरी निकाली होगी।
सब लोग हॉल से अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अब वहां बस देव और अक्षय ही बचे थे। जैसे ही देव अपने कमरे में जाने के लिए उठता है, उसे पीछे से अक्षय की आवाज आती है। देव, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। मुझे पता है तू जरूर संस्कार के बारे में पूछना चाहता है। हाँ, लेकिन तुझे ये कैसे पता? जब मैं तुम सबको उसके यहाँ रुकने के बारे में बता रहा था, मैं तभी तेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि तू मुझसे कुछ पूछना चाहता है। बता, क्या बात है? तुझे अच्छी तरह पता है कि संस्कार का यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, फिर भी तू उसे यहाँ रोकना चाहता है। मैं जानता हूँ इसके पीछे तेरी कोई ना कोई वजह जरूर है। हाँ अक्षय, तूने सही कहा। मैं संस्कार को पैलेस में इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि वही एक आदमी है जो सच जानने में मेरी मदद कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि फिर से उस पर कोई खतरा आए, और अगर हमने उसे आश्रम में रख दिया तो आर्यन जरूर उससे उस रात के बारे में जानने की कोशिश करेगा। देव, तू किस सच की बात कर रहा है? गुरुजी की मौत का सच। लेकिन हम तो पहले ही सीसीटीवी फुटेज देख चुके हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तंत्रा ने ही गुरुजी की जान ली है। नहीं अक्षय, बात इतनी भी सीधी नहीं है। तंत्रा तो क्या, कोई भी आत्मा गुरुजी के पास नहीं जा सकती थी। कोई तो बात है जो हमसे छूट रही है। मुझे लगता है गुरुजी को मारने में जरूर किसी इंसान ने उसकी मदद की है, और हॉस्पिटल में संस्कार के ऊपर अटैक से मेरा ये शक और भी बढ़ गया है। तू कह रहा है कि तूने हॉस्पिटल में जिस औरत को संस्कार के रूम में जाते हुए देखा था, उसी ने गुरुजी की जान लेने में तंत्रा की मदद की है? हाँ, इसीलिए हमें किसी भी तरह उस औरत का पता लगाकर उसे पकड़ना होगा। पता नहीं अभी वो कहाँ होगी। रात के समय जंगल पूरी तरह सुनसान था। चांद की रोशनी पेड़ के पत्तों से छनकर जमीन पर आ रही थी। इस सन्नाटे में जंगल में किसी के कदमों की आहट की आवाज आ रही थी। काव्या आधी रात को जंगल से वापस अपने घर की तरफ आ रही थी। वो काफी गुस्से में लग रही थी। मैं अब ये सब और नहीं कर सकती। उसे खबर पहुंचाने तक तो ठीक था, लेकिन उसके कारण अब मैं भी एक कातिल बन गई हूँ। अब मैं उसकी और कोई बात नहीं मानूंगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर उसे गुस्सा आ गया तो मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। काव्या ये सब सोचते हुए जंगल से निकलकर अपने घर की तरफ चली जाती है। पैलेस में देव अपने रूम में बैठा कुछ सोच रहा था। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके हैं। मैं थोड़ी देर में यहाँ से जंगल के लिए निकल जाऊंगा। आज मैं उस अघोरी से साए के बारे में सब कुछ जानकर रहूंगा। देव काफी देर तक अपने कमरे में बैठा सबके सोने का इंतजार करता रहता है। लगभग 1 घंटे के बाद पैलेस में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। सारे कमरों की लाइट्स बंद हो जाती हैं। बस देव के रूम से रोशनी आ रही थी। अचानक देव के कमरे का दरवाजा खुलता है और देव चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलता है। देव सब तरफ देखते हुए दबे पांव सीढ़ियों से नीचे उतरता है और पैलेस के दरवाजे के पास जाता है। वो दरवाजा खुलने ही वाला था कि उसे फिर से किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज थी जो देव ने कुछ दिनों पहले सुनी थी, जब उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देव पीछे मुड़ता है और उस आवाज की दिशा में देखकर बोलता है, कौन है? डरो मत देव, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से राज हैं जिनके बारे में तुम अभी नहीं जानते। ये कहानी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पुरानी है। जब तक तुम उस साए के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, तुम उसे कभी नहीं हरा सकते। मुझे पता है, इसीलिए मैं जंगल में उस अघोरी से मिलने जा रहा हूँ। वही मुझे उस साए के बारे में सब बता सकता है। हो सकता है तुम सही हो, लेकिन ये उससे मिलने का सही समय नहीं है। अगर तुम अभी उस जंगल में गए तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन तुम्हें मेरी जान की इतनी फिक्र क्यों है? आखिर तुम हो कौन? अभी मेरे बारे में ना जानना ही
तुम्हारे लिए अच्छा है। सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। अगर तुम मुझे अपने बारे में नहीं बता सकती तो मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ऐसे ही बिना कुछ किए इंतजार करता रहूं? अब तो मेरे पास वो डायरी भी नहीं है जिससे मैं उस साए के बारे में कुछ जान सकता था। चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे आओ। पैलेस में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। देव बिना कुछ कहे उस आवाज का पीछा करने लगता है। चलते चलते देव उस बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंच जाता है जहां कुछ दिनों पहले उसे दुर्गावती की डायरी मिली थी। देखते ही देखते बेसमेंट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो पायल की आवाज अंदर जाने लगती है। देव भी उस आवाज के पीछे पीछे बेसमेंट की तरफ जाता है। अंदर जाते ही पायल की आवाज आनी बंद हो जाती है। यहाँ तो मुझे वो डायरी मिली थी, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो? तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। उस संदूक को फिर से खोलो। देव आगे बढ़ता है और बेसमेंट में रखे संदूक को खोलता है। संदूक के अंदर देखकर हैरानी से देव की आंखें फैल जाती हैं। दुर्गावती की वो डायरी संदूक के अंदर ही रखी थी और उसका कवर भी वापस पहले जैसा हो गया था। ये कैसे हो सकता है? मैंने अच्छी तरह देखा था, ये डायरी यहाँ नहीं थी। अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। डायरी के नीचे कुछ और भी है, उसे बाहर निकालो। डायरी के नीचे कोई बड़ी सी चीज लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई रखी थी। देव उसे बाहर निकालता है और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटाता है। वो बड़ी सी चीज कुछ और नहीं, एक बहुत पुरानी पेंटिंग थी जिस पर एक सुंदर लड़की का चित्र बना हुआ था। डीएसपी मौर्य अपने घर में पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था। तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। दिव्या रूम के अंदर प्राची को कपड़े पहना रही थी। डोरबेल की आवाज सुनकर वो अंदर से ही चिल्लाती है, जय देखना दरवाजे पर कौन है, शायद काव्या आई होगी। डीएसपी मौर्य हॉल से उठकर दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे के होल से बाहर देखता है, लेकिन बाहर काव्या नहीं, विधायक प्रशांत सिंह और उदय खड़े हुए थे। अब ये प्रशांत सिंह यहाँ क्यों आया है? डीएसपी मौर्य कुछ सेकंड तक सोचता है और फिर धीरे से घर का दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने में काफी देर लगा दी मौर्य जी। हाँ, मैं वो स्टेशन जाने के लिए रेडी हो रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आप भी ना मौर्य जी हमेशा काम में ही लगे रहते हैं, थोड़ा आराम करिए, थोड़ा टाइम फैमिली को दीजिए। काम तो पूरी जिंदगी करना है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। डीएसपी मौर्य प्रशांत सिंह और उदय को घर के अंदर लेकर आता है और फिर सब हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। बैठिए विधायक जी, आप यहाँ कैसे? उदय ने मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब थी और आप हॉस्पिटल में एडमिट थे। इधर से जा रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। उदय, मौर्य जी को वो फल तो दो जो मैंने तुमसे मंगाए थे। उदय ने अपने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। प्रशांत सिंह की बात सुनकर वो उस थैले को डीएसपी मौर्य की तरफ बढ़ा देता है। वैसे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। डीएसपी मौर्य और प्रशांत सिंह बात कर ही रहे थे कि दिव्या प्राची के साथ अपने कमरे से बाहर निकलती है। जय, काव्या नहीं? दिव्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी नजर हॉल में बैठे प्रशांत सिंह और उदय पर पड़ती है। उन्हें देखते ही दिव्या एकदम से चुप हो जाती है। दिव्या, ये प्रशांत सिंह हैं, रत्नागिरी के एमएलए। प्रशांत सिंह का नाम सुनकर दिव्या को डीएसपी मौर्य की बात याद आ जाती है, जब उसने बताया था कि उसकी और प्रशांत सिंह की नहीं बनती। ये बात याद आते ही दिव्या के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। नमस्ते भाभी जी,
मैं बस मौर्य जी से यही कह रहा था कि अपना ख्याल रखें। मैं तो कहता हूँ इन्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें जल्दी कहीं पहुँचना है। यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मौर्य जी से मिलते चले। प्रशांत सिंह और उदय सोफे से उठकर खड़े हो जाते हैं और डीएसपी मौर्य के घर से बाहर जाने लगते हैं। मेरी बात याद रखना मौर्य जी, सेहत और फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। ये काम वाम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। घर से निकलते हुए प्रशांत सिंह की नजर प्राची के ऊपर पड़ती है। अरे आपको तो हमने देखा ही नहीं, इधर आओ। प्राची प्रशांत सिंह के पास आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्राची मौर्य। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बड़ा प्यारा है। मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। प्रशांत सिंह अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक चॉकलेट निकालकर प्राची को दे देता है। चॉकलेट मिलते ही प्राची के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ठीक है मौर्य जी, अब हम चलते हैं। प्रशांत सिंह और उदय डीएसपी मौर्य के घर से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हॉल में बस डीएसपी मौर्य और दिव्या बचे थे। दिव्या के चेहरे पर अब भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? जय, तुमने तो मुझसे कहा था कि ये एमएलए बहुत खतरनाक आदमी है और तुम्हारी इससे नहीं बनती, फिर ये यहाँ क्यों आया था? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रशांत सिंह बिना वजह तो कभी यहाँ नहीं आएगा। उसके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए वो तो क्या, कोई भी तुम्हें या प्राची को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जय, मैं अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। क्या तुम सच में यहाँ से ट्रांसफर नहीं ले सकते? दिव्या, इस बारे में हम रात को बात करेंगे। अभी मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। तुम बस इतना याद रखो कि मेरे रहते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। डीएसपी मौर्य अपना हाथ दिव्या के सिर पर रखता है और उसके माथे पर किस करके घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। डीएसपी मौर्य के जाने के बाद दिव्या घर का दरवाजा अंदर से बंद करती है और नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। प्राची अपने रूम में अकेली जमीन पर बैठी हुई थी। उसके सामने एक शेल्फ रखा था जिसका ड्रॉर खुला हुआ था। प्राची इस ड्रॉर को देखकर कुछ बोल रही थी। देखो मेरे हाथ में क्या है। अभी एक अंकल आए थे, उन्हीं ने मुझे ये चॉकलेट दी। सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ बंद करना पड़ा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखती तो पापा फिर से तुम्हें कहीं ले जाते। कल जब तुमने मुझे नीचे उस पपी के पास भेजा था तो मम्मा और पापा बहुत डर गए थे। उस ड्रॉर के अंदर वही खिलौना रखा हुआ था जिसे दिव्या ने कल प्राची के हाथ में देखा था। प्राची उसी खिलौने से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ वही उस खिलौने की आवाज सुन सकती हो। प्राची उस खिलौने से बात कर ही रही थी कि तभी उसे दिव्या के कदमों की आहट सुनाई देती है। लगता है मम्मा आ रही हैं। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो पापा को बता देंगी। बाय। प्राची बिना समय गवाए उस ड्रॉर को बंद करके अपने बेड पर बैठ जाती है। उसके बेड पर बैठते ही कमरे का दरवाजा खुलता है और दिव्या कमरे के अंदर आती है। प्राची, तुम अभी किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं मम्मा, मैं तो बस यहाँ बैठी हुई थी। अजीब बात है, मुझे लगा जैसे मैंने अभी अभी तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना। चलो अब तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो। आज काव्या दीदी ने तुम्हारे लिए ढोकले बनाए हैं। उधर विधायक प्रशांत सिंह और उदय कार में बैठे हुए कहीं जा रहे थे। उदय काफी देर से प्रशांत सिंह को सवालिया नजरों से देख रहा था। क्या हुआ उदय, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या तुझे कुछ पूछना है? हाँ भैया, आपके काम मेरी समझ से तो बिल्कुल परे हैं। हमें उस डीएसपी मौर्य के घर जाने की क्या जरूरत थी? क्या आप भूल गए उसने पुलिस स्टेशन में आपकी कितनी बेइज्जती की थी? प्रशांत सिंह कुछ नहीं भूलता उदय। मुझे उसकी एक एक बात अच्छी तरह याद है। अब बहुत जल्दी मैं उसकी हर बात का हिसाब करने वाला हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो भैया? आप उस डीएसपी के साथ क्या करने वाले हो? तू बस देखता जा। मेरे हाथ उसकी एक दुखती रग लग गई है। बहुत जल्दी मैं उससे उसकी नौकरी और उसकी अकड़ दोनों छीन लूंगा। पैलेस में सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आज शिल्पा काफी परेशान लग रही थी। उसके चेहरे पर उसकी परेशानी साफ दिख रही थी।
क्या हुआ शिल्पा, तुम आज काफी परेशान लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे ही अंजलि देव की बात सुनती है उसे कल रात की बात याद आ जाती है। शिल्पा, क्या तुम्हें अब तक तुम्हारी वो इयररिंग नहीं मिली? नहीं अंजलि, मैंने सब तरफ ढूंढ लिया, वो मुझे कहीं नहीं मिली। ये तुम लोग किस इयररिंग की बात कर रहे हो? कल शिल्पा के कान की इयररिंग निकलकर कहीं गिर गई, बेचारी कब से ढूंढ रही है। अच्छा, तो इसीलिए शिल्पा आज कुछ परेशान सी लग रही है। शिल्पा, तुम उदास मत हो, मैं आज शहर से तुम्हारे लिए दूसरी इयररिंग ले आऊंगा। नहीं देव, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास और भी इयररिंग्स हैं। और वैसे भी मैं कल से पैलेस से बाहर नहीं गई हूँ, वो यहीं कहीं गिरी होगी। शिल्पा देव से बात कर ही रही थी कि तभी देव के फोन पर कांस्टेबल अंकुल का कॉल आता है। कांस्टेबल अंकुल फोन कर रहा है, लगता है संस्कार को होश आ गया। बताओ अंकुल भाई, क्या बात है? देव, मौर्य सर तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल बुला रहे हैं, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। Eight. देव फोन कट करता है और फौरन डाइनिंग टेबल से उठकर कार की चाबी लाने के लिए हॉल की तरफ बढ़ने लगता है। देव, क्या हुआ? क्या कहा कांस्टेबल अंकुल ने? और तुम ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अंजलि। अंकुल ने कहा कि कोई प्रॉब्लम है और मौर्य सर ने मुझे जल्दी हॉस्पिटल बुलाया है। देव, संस्कार तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं पता अक्षय, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है ये तो हॉस्पिटल जाकर ही पता चलेगा। पता चलते ही मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। लेकिन देव, मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ अकेले जाना चाहिए, तुम अपने साथ किसी और को भी ले जाओ। हाँ देव, अंजलि सही कह रही है, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ठीक है, जल्दी चल। देव और अक्षय पैलेस से बाहर आते हैं और कार में बैठकर पैलेस से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। लगभग 15 मिनट के बाद उनकी कार हॉस्पिटल के सामने जाकर रुकती है। देव और अक्षय कार से नीचे उतरते हैं और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग अंदर जाने ही वाले थे कि तभी अक्षय की नजर कांस्टेबल अंकुल पर पड़ती है। अंकुल हॉस्पिटल के एंट्रेंस के पास खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। जैसे ही वो देव और अक्षय को अपने पास आते हुए देखता है, फोन कट करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। क्या हुआ अंकुल, मौर्य सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संस्कार तो ठीक है ना? हाँ, संस्कार बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है और अब हम उसे घर भी लेकर जा सकते हैं। तो फिर मौर्य सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे सामने एक और प्रॉब्लम आ गई है। 1 घंटे पहले आर्यन का फोन आया था, वो संस्कार को अपने साथ आश्रम लेकर जाना चाहता है। क्या? मैं तो पहले ही ऋषि से बात कर चुका हूँ कि डिस्चार्ज मिलने के बाद संस्कार हमारे साथ पैलेस में ही रहेगा। तुमने ऋषि से बात की होगी, लेकिन आर्यन ने जिद पकड़ ली है कि वो संस्कार को आश्रम लेकर ही जाएगा। भले ही ऋषि तुम्हारा साथ देना चाहता हो, लेकिन वो आर्यन को मना नहीं कर सकता। डीएसपी मौर्य कहाँ है? अगर वो आर्यन को समझाएंगे तो आर्यन जरूर समझ जाएगा। मौर्य सर अंदर डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं, उनसे जो भी पूछना है जल्दी पूछ लो। आर्यन भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचता ही होगा। कांस्टेबल अंकुल की बात सुनकर देव और अक्षय
बिना समय गंवाए हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और हॉल में खड़े होकर चारों तरफ डीएसपी मौर्य को देखने लगते हैं। डीएसपी मौर्य डॉक्टर श्रीवास्तव के केबिन में बैठा हुआ था और डॉक्टर उसे संस्कार की कंडीशन के बारे में बता रहा था। देखिए मिस्टर मौर्य, भले ही संस्कार अब कोमा से बाहर आ चुका है, लेकिन अभी भी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उसके सर की चोट अभी तक पूरी तरह नहीं भरी थी, ऊपर से उसके सीने पर भी इंजरी हो गई। मैं बस आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट के कारण उसे डिस्चार्ज दे रहा हूँ, लेकिन उसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूंगा। डीएसपी मौर्य चेयर से उठता है और डॉक्टर श्रीवास्तव के केबिन से निकलकर बाहर आ जाता है। बाहर आते ही उसकी नजर हॉल में खड़े देव और अक्षय पर पड़ती है, जो उसे ही ढूंढ रहे थे। देव, मैं यहाँ हूँ। डीएसपी मौर्य की आवाज सुनकर देव और अक्षय उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वैसे तो आज की सुबह में कुछ भी अच्छा नहीं है अक्षय, बट स्टिल गुड मॉर्निंग। बाहर अंकुल मिला था, उसने हमें आर्यन के बारे में बताया। सर प्लीज आप कुछ कीजिए, संस्कार का हमारे साथ पैलेस जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ वही है जो हमें उस रात का सारा सच बता सकता है। अगर आर्यन उसे आश्रम ले गया तो वो जरूर उससे सारी सच्चाई निकलवा लेगा। पहले ही उसे गुरुजी की मौत पर शक हो चुका है। अगर संस्कार ने उसे सब बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। देव, मैं मानता हूँ तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि आर्यन को पता चले। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस बार तुम्हें खुद ही किसी तरह आर्यन को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा। एक्सक्यूज मी देव। डीएसपी मौर्य देव से बात कर ही रहा था कि उसके फोन पर कांस्टेबल अंकुल का कॉल आता है। हाँ अंकुल। सर, आर्यन की कार यहाँ आ चुकी है, उसके साथ ऋषि भी है। दोनों कार से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। ठीक है अंकुल। देव, आर्यन अंदर आ रहा है, तुम दोनों वहाँ जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा। डीएसपी मौर्य की बात मानकर देव और अक्षय उससे थोड़ी दूर जाकर हॉल में लगी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आर्यन ऋषि के साथ हॉस्पिटल के अंदर आता है और डीएसपी मौर्य के पास आकर खड़ा हो जाता है। सर, हम संस्कार को यहाँ से कब ले जा सकते हैं? मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मेरी रिक्वेस्ट पर वो उसे डिस्चार्ज देने के लिए मान गए हैं, लेकिन देव भी पिछले 1 घंटे से यहीं बैठा हुआ है। वो संस्कार को अपने साथ पैलेस ले जाना चाहता है। तुम्हें एक बार उससे भी बात कर लेनी चाहिए। सर, मैं आपको पहले ही सारी बात बता चुका हूँ। आज अगर संस्कार इस हालत में है तो उसकी वजह ये देव और इसके दोस्त हैं। मैं नहीं चाहता संस्कार फिर किसी मुसीबत में पड़े। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ आर्यन, और मैंने काम शुरू भी कर दिया है। फिर भी मैं चाहता हूँ तुम एक बार देव से बात कर लो, और उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम क्या जानते हो। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो मैं उससे बात करने को रेडी हूँ। डीएसपी मौर्य पीछे देव की तरफ मुड़ता है और उसे आवाज देता है। देव, यहाँ आना। देव वहां से चलकर आर्यन के पास आता है और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कैसे हो आर्यन? गुरुजी के लिए जो हवन हो रहा है वो कैसा चल रहा है? आर्यन न हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और न ही देव की बात का कोई जवाब देता है। तुम बताओ देव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं चाहता हूँ संस्कार डिस्चार्ज मिलने के बाद कुछ दिनों तक पैलेस में रहे, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। हाँ, तुमने मुझे बताया तो था, लेकिन अब मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है। मैं चाहता हूँ कि संस्कार हमारे साथ आश्रम में ही रहे। मुझे लगता है कि वो वहाँ ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन आर्यन, तुमने कल ही मुझे इस बात के लिए हाँ कहा था। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें हाँ कहा था, लेकिन अब मैं ही तुम्हें ना कह रहा हूँ। आई एम सॉरी। आर्यन, ये तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। सही और गलत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है देव। सर, आप प्लीज इसे समझा दीजिए, संस्कार इसके साथ नहीं जा सकता। सर प्लीज, मुझे संस्कार को अपने साथ पैलेस ले जाने दीजिए। देखो देव, यहाँ ऋषि ही संस्कार के सबसे ज्यादा क्लोज है। जहाँ ऋषि चाहेगा संस्कार उसी के साथ जाएगा। बताओ ऋषि, तुम क्या चाहते हो? सर, अगर आर्यन भैया संस्कार को आश्रम ले जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? लेकिन ऋषि। बस देव, इट्स फाइनल डिसीजन। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। डीएसपी मौर्य फिर से डॉक्टर श्रीवास्तव के केबिन में जाता है और थोड़ी देर में वहां से डिस्चार्ज पेपर्स पर उनके साइन करा के ले आता है। चलो बाहर चलते हैं, ये लोग संस्कार को बाहर लेकर आ रहे हैं। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव भी उनके साथ बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। मैं अभी संस्कार के साथ एक डॉक्टर और एक नर्स को भेज रहा हूँ।
डॉक्टर तिवारी आपके घर में सब कुछ सेट करके वापस आ जाएंगे, लेकिन नर्स संस्कार के ठीक होने तक उसके साथ ही रहेगी। आपको उसके इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। थोड़ी देर में कुछ लोग संस्कार को लेकर बाहर आते हैं और उसे एम्बुलेंस में लेटाकर वहां से ले जाते हैं। आर्यन और ऋषि कार में बैठकर एम्बुलेंस के पीछे पीछे वहां से निकल जाते हैं। सभी उनके जाने के बाद हॉस्पिटल से निकल जाते हैं, पर एक औरत अब भी वहीं पर खड़ी उन सबको जाते हुए देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और उसके लंबे बाल थे। ये वही औरत थी जिसने हॉस्पिटल रूम में संस्कार के सीने पर खंजर मारा था।